गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं शिवम एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भूमि क्लासेस पर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संविधान को लेके, और संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको लेकर डिस्कस चल रहा है तुम लोगों के साथ। और इस क्रम में हम यहाँ तक पहुंचे हैं 1892 के अधिनियम तक। ठीक है, 1892 के अधिनियम तक पहुंचे हम 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर। ठीक है, अब इसी चीजों को हम अपने कंटिन्यू वे में करते हैं और देखते हैं चीजें कहां तक पहुंचेंगी यार। ठीक है, हमने देखा अपना 1892 में कि कौन से कार्य हुए थे। ठीक है, अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या होगा, 1909। ठीक है, 1909 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, मैंने बताया कि 1858 के बाद जैसे ही भारत का शासन प्रशासन ब्रिटिश महारानी के अंतर्गत आ गया, तो इसके बाद 1861 का अधिनियम आया था। 1861 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, ठीक है, तो यहां से 1861, 1892 और 1909, ठीक है, इनको जो बोला गया था वो बोला गया था भारतीय परिषद अधिनियम या भारतीय शासकीय परिषद अधिनियम। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1861 के अधिनियम के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार ने कहीं ना कहीं भारतीयों को शामिल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब हम बात कर ले यहाँ पे ये जो 1909 का भारत शासन अधिनियम है, इसका क्या इंपोर्टेंस रोल है हमारे एग्जाम में। ठीक है, और क्यों लाया गया था ये। ठीक है, तो एक बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे 1909 की जब मैं बात करूं तो यहाँ पे जो भारत का गवर्नर है या भारत का जो वायसराय है, एक एक, और मेरे लेक्चर में आप लोग क्या करें, कॉपी और पेन लेके बैठे साथ साथ, और मुझे आशा है कि शायद कॉपी और पेन लेके आप बैठते होंगे आप। ठीक है, और चीजें नोट भी करते रहते होंगे। ठीक है, तो जो 1909 में भारत का जो वायसराय है उसका नाम है लॉर्ड मिंटो सेकंड। ठीक है, और इसके बाद जो भारत का सचिव है, जो भारत सचिव बन के आया है, उसका नाम क्या है, लॉर्ड मार्ले। ठीक है, पूरा नाम क्या है, लॉर्ड मार्ले। ये भारत का सचिव बन के आया है। ठीक है, और इस अधिनियम की कहानी कहां से शुरुआत हुई, तो इसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, और मार्ले मिंटो सुधार के आधार पर ही यहाँ पे क्या हुआ था, 1909 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था। ठीक है, अब ये मार्ले मिंटो सुधार क्यों आया था, इसके पीछे का राज हम जान लेंगे, इसके पीछे की जो मिस्ट्री है वो क्या थी। तो एक बार आप लोग देखें मेरे साथ कि क्यों लाना पड़ा आखिरकार के अधिनियम। ठीक है, तो इतिहास से थोड़ा सा कनेक्ट करके देखेंगे इन चीजों को हम। तो आप लोगों को बच्चों पता है कि 1905, एक एक पॉइंट काम का है जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। 1905 को यहां से जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, और इस बंगाल के विभाजन के लिए जो पहला प्रस्ताव लाया गया था वो लाया गया था 19 जुलाई को। 19 जुलाई 1905 को प्रस्ताव लाया गया विभाजन का। ठीक है, अब इस विभाजन के विरोध में जो बंगाली थे या कलकत्ता के जो व्यक्ति थे बंगाल के, उन्होंने इसका विरोध किया, और विरोध करने के लिए 7 अगस्त, एक एक डेट नोट करते चले जाएं आप लोग। ठीक है, ये इतिहास से क्वेश्चन बनता है आप लोगों के एग्जाम में। तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि 7 इसका बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए 19 जुलाई को जब विरोध यहाँ से विभाजन का प्रस्ताव लाया लॉर्ड कर्जन, तो यहाँ से इसको 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध किया गया कलकत्ता के टाउन हॉल में। और लेकिन फिर भी क्या हुआ, इसके बावजूद भी 16 अक्टूबर को ठीक है, आखिरकार बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, और बंगाल 2 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बंगाल विभाजन था, ये स्वदेशी जो आंदोलन चला, तो इसमें क्या था, कुछ मुस्लिम वर्ग ने कांग्रेस पार्टी से अलग रही, मतलब कुछ मुस्लिम वर्ग कांग्रेस पार्टी से अलग रहा, पृथक रहा, उसने स्वदेशी आंदोलन में कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दिया। ठीक है, तो इसी कारणों के चलते यहाँ पे क्या हुआ, जिस मुस्लिम वर्ग ने कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दिया, तो उसी वर्ग के द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई, एक संगठन बनाया गया, एक संस्था बनाई गई, और संस्था का नाम क्या था, तो मैं बता दूं आप लोगों को, जिस मुस्लिम वर्ग ने साथ नहीं दिया था, इनके द्वारा 30 दिसंबर 1906
30 दिसंबर 1906 को एक संस्था बनाई गई, इसका नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, ठीक है भाई। नाम क्या था इसका? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, मुस्लिम लीग के गठन कब हुआ? 30 दिसंबर 1906 को हुआ। और इसका गठन करने वाले कौन थे? सलीम उल्लाह खां। सलीम मुल्ला खां, सलीम मुल्ला खां, ठीक है। और अन्य व्यक्ति थे, आगा खां भी साथ थे यहाँ पे, मोइनुद्दीन हक शामिल थे यहाँ पे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। और मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही अब इनका उद्देश्य यह था कि कांग्रेस पार्टी से पृथक रहेंगे, पृथक का मतलब अलग रहेंगे, ठीक है, सेपरेट शासन करेंगे और ब्रिटिश सरकार पर, इस ब्रिटिश सरकार का हम सहयोग करेंगे, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पे क्या हुआ? ये जो दल था ये ब्रिटिश सरकार से मिला, ये दल ब्रिटिश सरकार से मिला, ठीक है। और इस दल ने कांग्रेस पार्टी से अलग होने की मांग की, ठीक है। और मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट या एक अलग निर्वाचन पद्धति की मांग की, ठीक है। तो इसी के आधार पर क्या हुआ? इन सभी कारणों को देखते हुए यहाँ पे 1909 में मार्लियामेंटो सुधार आया और मार्लियामेंटो सुधार के आधार पर ही 1909 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ, ठीक है। और इसके तहत क्या क्या कार्य हुए यहाँ पे, तो कार्य नोट करने वाले हैं। तो पहला जो कार्य है यहाँ पे केंद्रीय, पहला जो कार्य है केंद्रीय एवं प्रांतीय, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ? सीटों की संख्या में वृद्धि हुई। क्या हुआ? सीटों की संख्या में वृद्धि, सीटों की संख्या में वृद्धि, ठीक है। तो पहला कार्य यहां पे हुआ है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। कितनी वृद्धि हुई? तो केंद्रीय की मैं बात करूं, केंद्रीय विधान परिषद की मैं बात करूं तो 16 से सीटों की संख्या कर दी 60। 16 से सीटों की संख्या कितनी कर दी? 60, जिसमें से क्या होंगे? कुछ सदस्य मनोनीत होंगे और कुछ सदस्य क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। बट आपको यह पॉइंट याद रखना है कि जो 1909 का भारत शासन अधिनियम है ये किसके आधार पर लाया गया था? मार्लियामेंटो सुधार के आधार पर। और पहला पॉइंट इसमें, पहला कार्य क्या हुआ था? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सीटों की संख्या में वृद्धि करना था। कितनी वृद्धि हुई तो मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद नेक्स्ट कार्य की मैं बात करूं आप लोगों के साथ, जो नेक्स्ट कार्य हुआ, नेक्स्ट कार्य क्या हुआ था? तो नेक्स्ट कार्य देख लें आप लोग। नेक्स्ट कार्य क्या हुआ इसके तहत? जब आगे कार्य की बात करें आप लोगों के साथ हम, तो इसके साथ जो दूसरा कार्य हुआ था, सेकंड कार्य वायसराय या गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, कार्यकारिणी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसे बोलेंगे हम, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया, पहली बार किसी भारतीय को स्वीकृति मिली, सम्मिलित किया गया, ठीक है। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो पहले भारतीय शामिल हुए उनका नाम क्या था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया था। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। यह क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने कब इस्तीफा दिया? तो वो बात थी 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो दो कार्य देखे हमने, पहला देखा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि कर गई और इसके बाद वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में फर्स्ट भारतीय को चुना गया। तो वो फर्स्ट भारतीय कौन से थे? ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। यह वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के साथ या वायसराय के साथ पहली बार समन्वय स्थापित किया गया और समन्वय स्थापित करने वाले व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, हो गया। इसके बाद दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट कार्य की ओर चले तो इस वो कार्य इससे भी इंपॉर्टेंट है और वो अपने आप में क्वेश्चन बनाएगा आप लोगों का, और क्वेश्चन बनता है वहां से। क्या था कार्य? तीसरा, पहली बार मुसलमानों के लिए, पहली बार मुस्लिमों के लिए
मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं चुनाव प्रणाली लागू की गई। क्लियर है भाई इतना? क्या है? पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं चुनाव प्रणाली लागू की गई। ठीक है, और मैं बता दूं आप लोगों को कि इसी पद्धति को क्या बोला गया? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कब लागू की गई थी, पहली बार इसको कब लागू किया गया था? तो 1909 पार्लियामेंटो सुधार के आधार पर या भारत शासन अधिनियम 1909 के आधार पर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किए मैंने, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, देख लेना किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं अपने संविधान निर्माण की ओर कि कैसे संविधान का निर्माण होगा। तो अब आगे बढ़ो, तो देखा हमने 1909 का भारत शासन अधिनियम। इसी के साथ नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो अधिनियम आएगा, ठीक है, इसके बाद कौन सा अधिनियम है? 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, उस 1909 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, ये भी अपने आप में काम का है। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, इसका किसके आधार पे आया था ये? तो इससे ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है इसे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है, 1919। ठीक है, अब इसके द्वारा क्या किया गया तो देखेंगे यहाँ पे हम, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि पहली बार भारतीयों के लिए जो उत्तरदायी शासन की बात की गई, उत्तरदायी शासन। ठीक है, तो पहली बार जो उत्तरदायी शासन का डिस्कस किया गया था, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नेंस की बात की गई थी, वो इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी, इसी अधिनियम में आया था। लेकिन ये लागू होगा अभी 1935 के अधिनियम के द्वारा जाके लागू होगा ये। ठीक है, तो उत्तरदायी शासन देने की बात की गई भारतीयों के लिए। अब इसके तहत क्या कार्य हुआ, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना कि पहली बार उत्तरदायी शासन का कब स्वीकार किया था, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा, लेकिन अभी लागू नहीं होगा ये भारतीयों के लिए। ठीक है, तो देखो अब ये लागू कब से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके तहत जो पहला कार्य हुआ, फर्स्ट कार्य है, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। ठीक है, और एक बार मैं बता दूं आप लोगों को कि पहली बार द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1765 में, इन द टाइम ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की यहाँ पे शुरुआत की थी। तो यहाँ पे द्वैध शासन से मतलब है दोहरा शासन ही है। वैसे तो दोहरे का शासन का मतलब ये है कि गवर्नर अलग कार्य करेंगे और प्रांतों के अलग अलग कार्य करेंगे, तो ये द्वैध शासन है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कार्य यहाँ पे क्या हुआ, सदनात्मक विधान परिषद का गठन। ठीक है, द्विव सदनात्मक विधान परिषद का गठन किया गया। द्विव सदनात्मक का मतलब ये है, ऐसे आप लोग समझ सकते हो, तो एक तो राज्य परिषद बनाई गई थी और एक बनाई गई थी विधानसभा। ठीक है, एक राज्य परिषद द्विव सदनात्मक में और एक क्या थी, विधानसभा।
ठीक है। लेकिन जो बजट से संबंधित कार्य करने का राइट दिया गया था वो केवल विधानसभा के ही पास था। तो ऐसे समझ सकते हो आज, जैसे यहाँ पे जो आज वर्तमान में भारत की संसद है, पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में क्या है, देवसदनात्मक है। और देवसदनात्मक कौन कौन सा है, एक तो आपका लोकसभा है और दूसरे कौन सी है, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा को बोला जाता है नियमित सदन और राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन। ठीक है, हो गया। तो पहली बार देवसदनात्मक विधान परिषद का गठन किया गया किस अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ो। इसके साथ नेक्स्ट कार्य यहाँ पे क्या हुआ, इस अधिनियम के द्वारा और क्या कार्य किया गया। नेक्स्ट कार्य हुआ यहाँ पे पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को चुना गया, लाया गया। तो पहली बार जो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति थी वो कब लाई गई थी, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके साथ नेक्स्ट कार्य यहाँ पे क्या हुआ, मैं पॉइंट बना के लिखता जा रहा हूं आप लोगों के साथ, तो आप देखते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्य यहाँ पे क्या हुआ, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिल गया। ठीक है भाई, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिल गया, वो भी कब मिला था, 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जिन बच्चों ने नोट नहीं किया वो भी क्या करें, रिवर्स में जाकर थोड़ा थोड़ा चीजों को नोट कर लें। ठीक है, आगे जाओ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या हुआ इस अधिनियम के द्वारा, अभी 1919 के अधिनियम को ही लेके हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अधिनियम के द्वारा नेक्स्ट कार्य हुआ, जो भी नंबर है आपका नंबर डाल लेना आप लोग। ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन जो भारत में पहली बार किया गया था 1926 में किया गया था। पॉइंट नोट करने वाला है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, तो 1926 में हुआ। लेकिन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, किस अधिनियम के कारण हुआ था, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन भारत में जो पहली बार परीक्षा हुई थी इसकी लोक सेवा की या आईसीएस की जो परीक्षा हुई थी वो 1923 में हुई थी। पहली बार परीक्षा कब हुई थी, 1923 में। परीक्षा 1923 में हुई थी। ठीक है, लेकिन जो गठन किया गया था लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का 1926 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे क्या हुआ, सीखो ईसाइयों एवं पारसी वर्ग को सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली में शामिल कर लिया गया, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली में शामिल कर लिया। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि 1909 का जो पार्लियामेंटो सुधार था या 1909 का जो अधिनियम था उसमें केवल अभी मुसलमानों को ही सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में शामिल किया गया है। लेकिन जैसे ही 1919 का अधिनियम आया तो इसके द्वारा क्या हुआ, सिखों, ईसाइयों एवं पारसी तथा अन्य बौद्धियों वर्गों को भी क्या हुआ, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से इनको सेपरेट कर दिया, अर्थात हिंदुओं से अलग कर दिया, क्योंकि इनका जो मुख्य उद्देश्य था
का जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार का, इनका उद्देश्य था वोट डालो एवं राज करो। ठीक है, डिवाइड एंड रूल का ये निर्देश लेके डिवाइड एंड रूल का पालन कर रहे थे ये, क्योंकि और इसका पता भी चलता है क्योंकि यहाँ पे जब 1909 का मार्ले मिंटो सुधार आया था तो मिंटो के द्वारा मार्ले से बोला गया था कि एक हम ऐसा बीज बोने जा रहे हैं जिससे जो फसल उत्पन्न होगी क्या होगी, कड़वी होगी। मतलब एक ऐसे सांप के मुंह में हाथ दे रहे हैं जिससे क्या होगा, हमेशा विष निकलेगा। तो इस प्रकार की चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पहले 1909 में मुसलमानों को अलग कर दिया कांग्रेस पार्टी से, लेकिन जब यहाँ पर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी का एक साथ सम्मेलन हो गया, एक साथ ज्वाइंट सम्मेलन हो गया, तो फिर उन्होंने दोबारा से एक नई चाल के तहत इन लोगों को भी क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी से अलग कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ कार्य थे जो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लाई गई। तो पहला मैंने बताया था यहाँ पे क्या था, उत्तरदायी शासन की लेके बात की गई थी, लेकिन अभी उत्तरदायी शासन नहीं मिलेगा। ठीक है, और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली लागू होगी प्रांतों में। इसके बाद देव सदनात्मक स्थिति को देखा हमने, और देव सदनात्मक के साथ साथ महिलाओं को वोटिंग डालने का अधिकार मिल गया। ठीक है, लेकिन अभी कंप्लीट अधिकार नहीं था, कुछ ही अधिकार मिला था। और इसके बाद हमने देखा था यहाँ पे कि सिखों को भी, ठीक है, ईसाइयों पारसियों के साथ सांप्रदायिक मतपत्ति में शामिल कर लिया गया। ठीक है भाई, तो ये सभी कार्य हुए थे आपके 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट एक्ट की ओर बढ़ेंगे तो जो नेक्स्ट एक्ट है हमारा वो क्या है, 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। ठीक है, और 1935 के अधिनियम की बात करूं तो 1935 का जो अधिनियम है अपने आप में एक काम का टॉपिक है, क्योंकि इसने क्या हुआ, क्या माना जाता है कि भारतीय संविधान में 71% जो स्रोत है वो किसका है, 1919 के भारत शासन अधिनियम का है। तो हमें ये कहना में कभी भी संकोच नहीं होगा कि आज भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मैक्सिमम पार्ट, जो मैक्सिमम कानून है वो भारत में किसके चल रहे हैं, ब्रिटिश सरकार के। क्यों, क्योंकि 1935 का जो अधिनियम है ये भी किसके द्वारा लाया गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। और इसका भारतीय संविधान में कितना पार्ट है, तो कितना हो गया, 71% पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये जो अधिनियम आया ये किसके आधार पर आया था, तो मैं बता दूं आपको, जो 1919 का अधिनियम है उसमें ये बोला गया था कि यह अधिनियम में जो संशोधन होगा आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, 1919 के अधिनियम में जो संशोधन किया जाएगा वो 10 वर्ष के बाद किया जाएगा, 10 वर्ष बाद ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस 1919 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए विभिन्न प्रकार के यहाँ पे कार्य किए गए। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था मुंडीमैन कमेटी। ठीक है, मुंडीमैन कमेटी बनी। मुंडीमैन कमेटी का उद्देश्य 1919 के अधिनियम में परिवर्तन करना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट से पहले साइमन कमीशन आया था, लेकिन साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ। ठीक है, और इस विरोध के चलते वो वापस चला गया। ठीक है, इसके बाद तीनों गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो अंत वाला था, जो थर्ड गोलमेज सम्मेलन था 1932 में, उसी में ही निर्णय लिया गया कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है वो समाप्त होगा और एक नई कानून को लेकर आएंगे, और वो कानून क्या होगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अब इस 1935 के भारत शासन अधिनियम को लेकर डिस्कस करें तो यहाँ पे इसने क्या क्या देना है, इसके किसने क्या क्या दिया। तो पहले तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि 71% पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, और दूसरा जिस चीज की मांग भारतीय कर रहे थे, एक उत्तरदायी शासन की जो मांग की जा रही थी वो उत्तरदायी स्वायत्तता यहाँ पे प्रदान कर दी गई। ठीक है, उत्तरदायी शासन कब मिला भारतीयों को, तो ये क्वेश्चन बने तो 1935 के अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी शासन भारतीयों को दे दिया गया। ठीक है, अब ये उत्तरदायी शासन क्या था तो एक बार हम देख लेंगे यहाँ पे, मतलब और क्या क्या कार्य हुआ इसके तहत। तो देखो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, पहला कार्य हुआ यहाँ पे, तो पहला है यहाँ पे केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन लागू। ठीक है, जो 1919 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन लागू किया था केंद्र और प्रांत दोनों में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांत लागू कर दिया गया, लेकिन जो प्रांत थे, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त।
ठीक है, द्वैध शासन समाप्त। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका क्वेश्चन है कि प्रांतों में द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया था, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो केंद्र में तो लागू रहेगा द्वैध शासन, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और एक प्रकार से प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि प्रांतों को स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है भाई, आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट कार्य यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट कार्य यहाँ पे क्या हुआ, तो नेक्स्ट कार्य 1934 में इंडियन या इंडियन छोड़ो, बैंकिंग एक्ट, 1934 में बैंकिंग एक्ट, बैंकिंग एक्ट, ठीक है, 1934 में बैंकिंग एक्ट आया और इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, 1935 में आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना। ठीक है, 1935 में आरबीआई की स्थापना कर दी गई। तो क्वेश्चन बनेगा कि आरबीआई एक्ट या बैंकिंग एक्ट कब आया था, आरबीआई एक्ट तो 1934 में, और इस एक्ट के द्वारा ही क्या हुआ था, आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट कार्य की बात करूं तो नेक्स्ट कार्य क्या हुआ, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अलग कर दिया। ठीक है, 1800 बंगला, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बर्मा को फिर भारत में कब शामिल किया गया, तो 1826 में एक संधि हुई थी और इस संधि का नाम था यांडबू की संधि, यांडबू की संधि। ठीक है, बात है 1826 की, 1826 में संधि हुई थी। इस संधि के द्वारा बर्मा को भारत का भाग बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से 1935 के एक्ट ने बर्मा के शासन को भारत से अलग कर दिया। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट कानून क्या लाए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कार्य किया गया, तो नेक्स्ट जो कार्य था यहाँ पे संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना कहां की गई, दिल्ली में, दिल्ली में स्थापना की गई। ठीक है, संघीय न्यायालय कहां पे बना, दिल्ली में। तो क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली के अंदर एक फेडरल कोर्ट, संघीय का मतलब है फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, बट इसने जो कार्य प्रारंभ किया था 1937 से किया था, ये याद रखेंगे। कार्य प्रारंभ किया था 1937 से, लाया गया था 1935 में संघीय न्यायालय। मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा इतिहास दोहरा दूं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा आप लोगों को पता ही है कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और वो स्थापना हुई थी 1774 में। ठीक है, लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, उस कल का नाम चेंज करके यहाँ पे क्या होगा, संघीय न्यायालय। बट संघीय न्यायालय को 28 जनवरी 1950 को इसका नाम हो गया भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा, बट लागू हुआ 1937 से। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो यहां पे क्या हुआ, संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, आयोग का गठन, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, हमने देखा कि 1926 में 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया गया था, लेकिन अब उस केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम क्या कर दिया, संघीय लोक सेवा आयोग या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसी को ही क्या होगा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को ही 1950 में इसका नाम कर दिया जाएगा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से गठन हुआ। अब इसके बाद आगे बढ़ा, एक दो काम और देख लें हम इसके, एक दो कार्य यहां पे क्या हुए थे, यहां पे जो विषय थे, प्रशासन के विषय
विभाजित, विषयों का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, विषयों का विभाजन का मतलब यह है कि 3 प्रकार की सूची बनी, 3 प्रकार के विषय बने यहाँ पे। एक संघ सूची के विषय, संघ सूची आज भी तुम संविधान में पढ़ते हो। एक राज्य सूची, राज्य सूची, और एक था यहाँ पे समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये 3 सूचियां बनी थी यहाँ पे, एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार राज्य कानून बनाएंगे, प्रांत कानून बनाएंगे। इसके बाद समवर्ती सूची के विषय पर दोनों कानून बनाएंगे, बट विवाद होने की स्थिति में संघ केंद्र की बात को अधिक वरीयता दी जाएगी। ठीक है, और एक चीज और मान लीजिए यहाँ पे, ये जो इनके अतिरिक्त जो अन्य विषय थे जिसको अवशिष्ट सूची आप बोलते हैं, अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची के विषय गवर्नर जनरल, अवशिष्ट सूची के विषय किसको दे दिए? गवर्नर जनरल। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में जो संविधान है, भारतीय संविधान के द्वारा अवशिष्ट सूची के विषय किसको दिए गए हैं? 1935 के अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट सूची के विषय दिए गए थे किसको? गवर्नर जनरल को। लेकिन वर्तमान में अवशिष्ट सूची के जो विषय है वो किसको दिए गए? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे मुझे। ठीक है भाई, तो ये इस प्रकार के कार्य हमने देखे यहाँ पे 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो आप लोगों के लिए होगा तो 3 अधिनियम देख लिया हमने, 1909, 1919, 1935। ठीक है, अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? संविधान के निर्माण की ओर हैं, और यहाँ पे देखा कि 71% पार्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन में किसका है? 1935 के अधिनियम का है। ठीक है, अब इसके बाद एक अंतिम एक्ट और देख लें यहाँ पे, और इसी के बाद फिर पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण की किस प्रकार से हुआ, भारतीय संविधान कैसे बना और कैसे देश आजाद हुआ। ठीक है, तो इसके बाद है 1947, 1947, और 1947 को बोलते हैं हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन क्या बोलेंगे यहाँ से, फ्रीडम एक्ट है ये। ठीक है, और इंडियन फ्रीडम एक्ट क्यों आया था, कैसे आया था? तो इससे पहले थोड़ा सा इतिहास को मैं दोहरा दूं आप लोगों के साथ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ, 20 फरवरी 1947, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करके बता रहा हूं आप लोगों को। 20 फरवरी 1947 को यहाँ पे जो ब्रिटिश पीएम थे क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल के स्थान पर क्लीमेंट एटली भारतीय पीएम बने। ठीक है, और क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा कर दी गई 20 फरवरी 1947 को कि 1948 से पहले भारत को आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन भारत अब वर्तमान जो इसके बाद जो लॉर्ड वेवेल के स्थान पर जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वो कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ यहाँ पे, क्या हुआ 1947 में जो भारत का गवर्नर जनरल बन के आया वो कौन आया? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बन गए। ठीक है, और ये भारत में आने के बाद इन्होंने भारत का भ्रमण किया, और भारत का भ्रमण करने के बाद इन्होंने देखा कि स्थिति बहुत ही नाजुक है। ठीक है, देखा कि भारतीयों के अंदर जो यहाँ से मुस्लिम और कांग्रेस पार्टी है उनके मध्य यूनिटी का पूर्ण रूप से अभाव है। ठीक है, और ये इस कंडीशन में पहुंचे, एक एक भारतीय से मिले, इन्होंने देखा कि अब जो एक ही डिसीजन यहाँ पे केवल लिया जाएगा, और वो क्या होगा? विभाजन। ठीक है, तो इस प्रकार से विभाजन का जो प्रस्ताव लेके आए वो लेके आए 3 जून 1947, 3 जून 1947। ठीक है, 3 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव लेकर आए लॉर्ड माउंटबेटन, और इसी को बोला गया माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। ठीक है, हालांकि कुछ भारतीयों ने इसका विरोध किया, गांधी जी भी इसका विरोध करने वाले थे। गांधी जी ने कहा कि भारत का विभाजन नहीं होगा, और विभाजन होगा तो मेरे पेट के ऊपर से होगा। लेकिन फिर भी इनकी बात नहीं मानी गई, और आखिरकार पंडित नेहरू ने इस विभाजन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब ये जो विभाजन का प्रस्ताव था, इस विभाजन के प्रस्ताव को यहां से लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन के पार्लियामेंट लेके गए। ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसे 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसे प्रेजेंट किया, विभाजन के प्रस्ताव को, जो 3 जून 1947 को लाया गया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आप लोग यहाँ पे ध्यान लें कि जो पहला क्वेश्चन बनेगा, एक तो बनेगा यहाँ से कि माउंटबेटन योजना क्या थी, तो 3 जून 1947 को ये आई थी, और एक प्रकार से किसकी योजना थी? ये विभाजन की। ठीक है, और ये माउंटबेटन योजना को कब ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के विभाजन के प्रस्ताव को कब पेश किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 14 दिन बाद, आफ्टर 14 डेज, 14 दिन बाद
इसको पास कर दिया, अर्थात 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, ठीक है, को जो भारत के विभाजन का प्रस्ताव था वो पास कर दिया और ये बोला गया कि 14 अगस्त 1947 को पहले क्या होगा, भारत का विभाजन होगा और भारत से दो क्षेत्र बनेंगे, एक बनेगा पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, और एक बनेगा पश्चिमी पाकिस्तान। और इसके एक दिन बाद का मतलब है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को क्या होगा, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही प्रस्ताव था, क्या, इसी प्रस्ताव को बोला गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब यहां से 2-3 क्वेश्चन देखो आप कि पहली बात पाकिस्तान कब बना, तो 14 अगस्त 1947। दूसरा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के विभाजन का प्रस्ताव कब लाया गया, तो 4 जुलाई को लाया गया, बता दिया आप लोगों को। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब पास किया, तो 18 जुलाई को इसे पास किया, ठीक है, और 18 जुलाई के आधार पर ही 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को यानी एक दिन बाद क्या हो गया, भारत आजाद हो गया, ठीक है। तो यही है 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और इस प्रकार से यहीं से ही अब कंडीशन शुरू होंगी इंडियन संविधान, भारतीय संविधान के बनने की, ठीक है। तो देखा हमने कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके और किस प्रकार से 1947 तक हम पहुंचे और ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो गया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला। हालांकि समय लगा इसमें, लेकिन अब कोशिश की जाएगी कि आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक आए उसमें कोई समय ना लगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, नमस्कार।